नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 24 अप्रैल 2024 और 24 अप्रैल 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे 2023 में वैश्विक सैन्य खर्च में भारत कौन से स्थान पर है। पहला व्यक्तिगत महासागर दशक सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया और अंतरिक्ष यात्री योगदान हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में, पूरे फैक्ट के साथ में आपको डेली सुबह मेरी करंट अफेयर्स की ये क्लास आपको मिलती है। तो आज है 24 अप्रैल और 24 अप्रैल को अपने बनाते हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है। तो सभी साथियों को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 24 अप्रैल के दिन मनाते हैं। तो स्टार्ट करें। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। किस देश ने सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? उत्तर कोरिया ने। भारतीय नौसेना ने पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन किस खाड़ी में किया? बंगाल की खाड़ी में। पीएम मोदी जी ने 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया? नई दिल्ली में। कौशिक राजशेखर को किस देश की इंजीनियरिंग अकादमी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो यह जापान की। फ्रांस की कार निर्माता कंपनी स्यूट्रन इंडिया ने किस भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया? एमएस धोनी को। क्लाउडेड टाइगर कैट बाघ की नई प्रजाति की खोज कहाँ की गई? ब्राजील में। यूरोपीय खगोलविदों द्वारा हमारी आकाशगंगा में खोजा गया सबसे बड़ा तारकीय ब्लैक होल कौन सा है? वो है BS3। और केंद्र सरकार ने LGBTQ+ समुदाय पर किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया? तो ये राजीव गोबा की। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। डेली आपको टेस्ट मिल रहा है करंट अफेयर्स में, वीकली टेस्ट मिल गया। अब आपको मंथली टेस्ट भी अप्रैल का पूरा मिलने वाला है। जैसे ही महीना अप्रैल का कंप्लीट हो जाएगा, मंथली PDF भी अप्रैल की मिल जाएगी और अप्रैल का मंथली टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। तो ये इसके अलावा अपनी RPSC फर्स्ट ग्रेड है, स्पेशल करंट की टेस्ट सीरीज और इंडियन पॉलिटी की है। बढ़िया तरीके से अपनी टेस्ट सीरीज अपनी चल रही है। तो स्टार्ट करें। एक बार सारे विद्यार्थी सेशन को लाइक शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में 2023 में वैश्विक सैन्य खर्च में भारत कौन से स्थान पर है? हाल ही में 2023 के अंदर वैश्विक सैन्य खर्च में भारत कौन से स्थान पर है? पिछली बार है मैंने बताया था 2022 के अंदर, पिछली बार 2000 वैसे पीछे चल रहा आंकड़े, तो 2022 के अंदर मैंने आंकड़े बताए थे तो उसके अंदर भारत है चौथे स्थान पर रहा था। कौन से स्थान पर है? भारत का पिछली बार है चौथा स्थान रहा और अब की बार 2023 के अंदर वैश्विक सैन्य खर्च में भारत भी अब की बार चौथे स्थान पर है रहा है। तो अब पिछली बार भी चौथे स्थान पर रहा और अब की बार भी भारत है चौथे स्थान पर है रहा है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। इस प्रकार जो वैश्विक सैन्य खर्च है ना, उसके अंदर भारत है चौथे स्थान पर है। देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे टॉप पर है, ध्यान रखना। उसके बाद में चीन, उसके बाद में रूस। तो दिए आगे तीन देश। सबसे टॉप पर आ गया अमेरिका, दूसरे स्थान पर आ गया चीन, तीसरे पर आ गया रूस और चौथे स्थान पर आ गया भारत। 2023 में रक्षा व्यय के लिए 83.6 बिलियन डॉलर आवंटित करके विश्व स्तर पर चौथा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बनकर ये उभरा है। तो ये चौथा स्थान भारत आ गया। टोटल कितने हो गए? 83.6 बिलियन डॉलर है। ये है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी रिपोर्ट आई है, ध्यान रखना। SIPRI के नवीनतम रिपोर्ट में 2023 का जो सैन्य व्यय है उसके अंदर 6.8% की वृद्धि हुई, जो 2443 बिलियन डॉलर तक के पहुंच चुके। यानी कि पिछली बार की अगर देखें तो 6.8% की यहाँ पर वृद्धि देखी गई। यह महत्वपूर्ण निवेश विशेष रूप से 2020 में लद्दाख गतिरोध के बाद चीन सीमा पर रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। तो याद रखना, सबसे टॉप पर अमेरिका, दूसरे पर चीन और तीसरे पर रूस है और चौथे पर है भारत।
पहला व्यक्तिगत महासागर दशक सम्मेलन 10 से 12 अप्रैल 2024 तक कहाँ आयोजित किया गया? हाल ही में पहला व्यक्तिगत महासागर दशक सम्मेलन हुआ है 10 से लेकर 12 अप्रैल 2024 तक है। ये चला है बार्सिलोना में। कहाँ पर आयोजित किया? ये ध्यान रखना, स्पेन देश का एक शहर है ये। इसका है स्पेन का एक शहर है बार्सिलोना, वहां पर है पहला व्यक्तिगत महासागर दशक सम्मेलन 10 से 12 अप्रैल तक आयोजित किया जा चुका है। देखो, पृथ्वी विज्ञान सचिव एम रविचंद्रन के नेतृत्व में अपने भारत की तरफ से इन्होंने भाग लिया है। ये पृथ्वी विज्ञान सचिव है एम रविचंद्रन, इनके नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने पहला व्यक्तिगत महासागर दशक सम्मेलन 10 से 12 अप्रैल तक है बार्सिलोना स्पेन में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन स्पेन की सरकार ने यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय आयोग के साथ मिलकर किया था। तो इसका आयोजन किसने? स्पेन की जो सरकार है उसने यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय आयोग के साथ मिलकर किया। बार्सिलोना में महासागर दशक सम्मेलन 2024 का विषय क्या रहा कि हम जो महासागर चाहते हैं उसके लिए आवश्यक विज्ञान प्रदान करना। बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए। हम जो महासागर चाहते हैं उसके लिए आवश्यक विज्ञान प्रदान करना है। बड़ा गजब का है। हो सकता है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा सकता है, क्योंकि कांस्टेबल का ऑनलाइन एग्जाम है। ध्यान रखना, ऑनलाइन एग्जाम के लिए जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आपको करंट पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन में कहीं से भी करंट पूछा जा सकता है। और उसके लिए मैंने क्लासें स्टार्ट कर दी। कल शाम को मैंने पहली क्लास आपको मैंने दे दी है। हाल में कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के चैलेंजर कौन बने हैं? हाल ही में कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के चैलेंजर बने हैं डी गुकेश। ऑप्शन नंबर बी, कौन बन गए? डी गुकेश बन चुके हैं। तो ये महज 17 वर्ष की आयु है इनकी। भारतीय शतरंज प्रतिभा है डोम राजू गुकेश, यानी कि डी गुकेश इसको बोलते हैं शॉर्टकट में। डोम राज ने FIDE कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रच दिया। विश्व शतरंज चैंपियनशिप के इतिहास में अब तक के सबसे कम उम्र के ये चैलेंजर बन गए। और इतना ही नहीं, गुकेश ये प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे पहले किशोर भी बन चुके हैं। तो ध्यान रखना, सबसे पहला पॉइंट बड़ा गजब का है। एक तो ये सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए, शतरंज के खिलाड़ी डी गुकेश है, और इसके अलावा ये टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे पहले किशोर भी बन चुके हैं। तो बड़ा गजब का है, महज 17 वर्ष की आयु में। हाल में ATP बार्सिलोना ओपन 500 एकल का खिताब किसने जीता है? हाल ही में ATP बार्सिलोना ओपन 500 एकल का खिताब जीता है कैस्पर रूड ने। ऑप्शन नंबर डी। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये हैं कैस्पर रूड, खिलाड़ी हैं, और इन्होंने हाल ही में ATP बार्सिलोना ओपन 500 एकल का खिताब जीत लिया है। फाइनल के अंदर इन्होंने हराया था किसको? स्टेफानोस सितफिसास को। ये है ना, ऑप्शन नंबर 1 है, इनको हराया था कैस्पर रूड ने। स्टेफानोस सितफिसास को हराकर ATP बार्सिलोना ओपन 500 का एकल खिताब इन्होंने जीत लिया है। देखो मुख्य तथ्य, ये हैं दुनिया के 6ठे नंबर के खिलाड़ी, नॉर्वे के हैं ये कैस्पर रूड ने, ग्रीस देश के हैं स्टेफानोस सितफिसास को हराकर ATP बार्सिलोना ओपन 500 एकल का खिताब जीत लिया। तो ये दुनिया के 6ठे नंबर के खिलाड़ी हैं, नॉर्वे के हैं कैस्पर रूड, इन्होंने बार्सिलोना ओपन 500 का एकल खिताब जीता। बार्सिलोना से पहले रूड ने पहले ही ATP 250 स्तर पर 10वां खिताब का दावा किया था, लेकिन 500 रैंक वाले टूर्नामेंट में उनकी पहली जीत ये देखी गई, उनकी पहली जीत है अब की बार। और ये तो था पुरुषों के अंदर बात करें। ये है महिला के अंदर बात करें तो कजाकिस्तान की एलेना रैबाकिना, ये है, ध्यान रखना, कजाकिस्तान की एलेना रैबाकिना ने WTA स्टटगार्ट ओपन में एकल खिताब का दावा करने के लिए यूक्रेन की मार्टा कोस्टुक को सीधे सेटों में हराया है। तो ये महिला वाली भी बता दिया मैंने, और पुरुष वाला दोनों ही बता दिए। सोपेन जनजाति ने पहली बार किस लोकसभा क्षेत्र में वोट डालकर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया है? देखो, सोपेन जनजाति ने पहली बार किसी लोकसभा क्षेत्र में वोट डाला है। लगभग 7 सदस्यों ने इसके अंदर वोट डाला और पहली बार लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया है, और ये डाला है
अंडमान और निकोबार लोकसभा क्षेत्र में। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, इस प्रकार स्पेन जनजाति है ये, और इन्होंने अंडमान और निकोबार लोकसभा क्षेत्र में पहली बार वोट डालकर इन्होंने अपना लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया है। किसने? स्पेन जनजाति ने। तो भारत के ये विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह में से एक स्पेन जनजाति के सदस्यों ने अंडमान और निकोबार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में वोट डालकर पहली बार लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया। स्पेन जनजाति ने 7 सदस्यों ने अपना वोट डालकर चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया, और ये महत्वपूर्ण घटना ग्रेट निकोबार के घने उष्ण कटिबंधीय जो वर्षा वन में रहने वाले स्वदेशी समुदाय के लिए एक मील का पत्थर है। तो ये ग्रेट निकोबार में ना उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले हैं ये। और अब की बार अंडमान निकोबार लोकसभा क्षेत्र में कुल मतदान कितना रहा? 63.99% दर्ज किया गया है। तो ये पॉइंट है, बढ़िया तरीके से याद रख लेना। हाल ही में किस देश ने इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन की मेजबानी की है? हाल ही में किस देश ने इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन की मेजबानी की? तो ये की है नेपाल देश ने। ऑप्शन नंबर 1 है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, नेपाल के द्वारा इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन की मेजबानी की गई। देखो मुख्य तथ्य, नेपाल ने विविधता और समावेशिता को बढ़ावा देने हेतु उद्घाटन इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन की मेजबानी की। माइको पहचान नेपाल और नेपाल पर्यटन बोर्ड द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य है नेपाल को स्थान दिलाना। इसका मुख्य उद्देश्य है देश को दक्षिण एशिया में यौन अल्पसंख्यक समुदायों के लिए एक स्वागत योग्य गंतव्य के रूप में इसको स्थापित करना है। तो इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है कि इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो ये की है नेपाल ने। ध्यान रखना, इतना ही पॉइंट। हाल ही में किसे अंतरिक्ष योगदान हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और आज अभी आगामी आगे 2 से 3 क्वेश्चन मैंने पुरस्कार से सम्मानित लिए हैं। तो किसे अंतरिक्ष यात्री योगदान हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया, ध्यान रखना, पाउलरी सुब्बाराव को। ऑप्शन नंबर सी, किसको किया गया? पाउलुरी सुब्बाराव को अंतरिक्ष यात्री योगदान हेतु इनको आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाउपुली सुब्बाराव। देखो, ये हैं अनंत टेक्नोलॉजीज के संस्थापक, सीईओ और अध्यक्ष हैं पाउलुरी सुब्बाराव। इनको एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा इनको आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनको भारत में अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने में उनके जीवन भर के जबरदस्त योगदान को मान्यता देता है। इनके अंतरिक्ष विज्ञान के अंदर बड़ा योगदान रहा था इनको, इसलिए इनको आर्यभट्ट पुरस्कार से अब की बार सम्मानित किया जा चुका है। हाल में किस उद्योगपति को किस मानवतावादी सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? हाल में किस उद्योगपति को किस मानवतावादी सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये हैं रतन टाटा। ये हैं टाटा समूह के चेयरमैन हैं रतन टाटा, और इनको किस उद्योग मानवतावादी सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये हैं रतन टाटा। इनको ये अब की बार किस मानवतावादी सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये प्रसिद्ध उद्योगपति हैं, परोपकारी हैं। टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा को प्रतिष्ठित किस मानवतावादी सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? मुंबई में उनके निजी आवास पर है। उनके समारोह में किट किम्स के संस्थापक हैं और कंधमाल लोकसभा सांसद है महान शिक्षाविद अच्युत सामंत द्वारा इनको सम्मानित किया गया। यह सामाजिक विकास और अनुकरणीय कॉर्पोरेट नेतृत्व के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की महत्वपूर्ण मान्यता के रूप में उनको ये सम्मान दिया गया। तो ये किसके द्वारा दिया गया? प्रोफेसर अच्युत सामंत द्वारा उनको सम्मानित किया गया। किसको? रतन टाटा को मिला है किस मानवतावादी सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? हाल में 2024 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? हाल ही में 2024 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है, ध्यान रखना, मोहम्मद सलेम को। ऑप्शन नंबर बी, किसको मिला है? मोहम्मद सलेम को 2024 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार है
मिला। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो मोहम्मद सलेम एक फिलिस्तीन फोटोग्राफर हैं जो समाचार एजेंसी रॉयटर्स के लिए कार्य करते हैं। तो जो मोहम्मद सलेम है वो एक फिलिस्तीनी फोटोग्राफर हैं जो समाचार एजेंसी रॉयटर्स के लिए कार्य करते हैं। 2024 में उन्हें एक महत्वपूर्ण पुरस्कार जीता जिसे वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार इनको कहा जाता है। इन्होंने सलेम ने 17 अक्टूबर 2023 को गाजा में ली गई अपनी बेहद शक्तिशाली तस्वीर के लिए पुरस्कार जीता है। आपको पता है इजराइल और गाजा के बीच में जो युद्ध हुआ था ना उसके बीच में, तो वहां पर इन्होंने एक बढ़िया तरीके से एक शक्तिशाली तस्वीर ली थी और उसी तस्वीर के लिए इनको वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार इनको मिला। किसको मिला? ये मोहम्मद सलेम को मिला है। हाल ही में किसने चीनी ग्रांड प्रिक्स 2024 का खिताब जीता? हाल ही में किसने चीनी ग्रांड प्रिक्स 2024 का खिताब जीता? तो ये जीता है मैक्स वेस्टापेन ने। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं है, फिर भी बस आपको इतना याद रखना है कि रेड बुल के मैक्स वेस्टापेन ने लंबे समय से चीनी ग्रांड प्रिक्स शानदार जीत का दावा किया। 2024 विश्व चैंपियनशिप में उनकी जीत है बढ़ चुकी है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, बढ़िया तरीके से कोई क्लास का नोटिफिकेशन आता है सब आपको टेलीग्राम पर मिलता है। कोई लिंक आ गया क्लास का तो भी टेलीग्राम पर आपको मिलता है। और कांस्टेबल की मैंने इंडिया, वर्ल्ड और राजस्थान की सीरीज है, क्लास की करंट अफेयर्स की सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी। कल शाम को मैंने 8 बजे पहली क्लास मैंने दे दी है। जो जिस भी साथी ने नहीं देखी है बढ़िया तरीके से वो क्लास आप देख लेना। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ के लिए स्काई ट्रैक्स पुरस्कार मिला? तो ये मिला है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, तो मैंने सभी के जवाब अच्छी तरह से देखे, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया? नलिन प्रभात, दिनेश कुमार त्रिपाठी, मनोज पांडे, दलजीत सिंह। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। और इसके अलावा अपनी सीईटी वगैरह है, स्पेशल इंडिया वर्ल्ड राजस्थान करंट आपको दिया जा रहा है। और जो कल मैंने बताया था ना जो पटवारी की वैकेंसी आएगी वो ध्यान रखना। आगे ये न्यूज जो नई सीईटी है ना 2024 वाली, इसके अकॉर्डिंग आएगी जो अब की बार पटवारी भर्ती आएगी, ध्यान रखना। तो यार अब के अगर आने वाली जो सीईटी है ना बढ़िया तरीके से इसकी बढ़िया तरीके से तैयारी कर लेना, क्योंकि बढ़िया नंबर बनाओगे तो आपके लिए पटवार में आप फॉर्म भरने के लिए इच्छुक हो जाओगे। तो बढ़िया तरीके से आप सीईटी की तैयारी कर लेना बढ़िया तरीके से। तो ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। बाकी अपनी टेस्ट सीरीज चल ही रही है, इसके अलावा कांस्टेबल वगैरह है, एनसीईआरटी बुक है, बढ़िया तरीके से ले सकते हो। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।